हाँ भाई देखो, कल अपनी पहली क्लास थी और हमने जो नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है सिलेबस के बारे में उसको पढ़ा था कल, या उसको समझा देखा हमने कि सिलेबस अपना क्या है और सिलेबस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने जो सिलेबस के जो बिंदु थे वो डिस्कस करे। उसको अपन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एबीएसटी के टॉपिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स और ईएफएम के टॉपिक्स। तो ये अपनी चर्चा कल हुई कि भाई अपना सिलेबस क्या है, और उसमें जो भी अपन कल बात कर रहे थे 42 या 43 पॉइंट्स थे टोटल। तो सबसे पहला काम तो अपने को कल भी मैंने आपको बोला यही करना है कि भैया आप सिलेबस में जो जो पॉइंट है वो याद रखेंगे। याद रखने का मतलब उनका कोई रट्टा नहीं लगाना है, बस मोटा मोटी आपके माइंड में रहे कि भैया ये मेरे सिलेबस में चीजें है। और अगर आपने पढ़ाई अभी स्टार्ट की है तो एकदम से ज्यादा जोश नहीं खाना है ना। आप दिन में जाके यहाँ से जो भी पढ़ लेते हो घंटा 2 घंटा पढ़ लो, इससे ज्यादा सब्जेक्ट में एक बार जरूरत नहीं है ना। और बाकी आप पेपर 1 कर ही रहे हो, तो मेरा आपसे बोलने का ये मतलब है कि आपको ग्रेजुअली बढ़ानी है पढ़ाई, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि शुरू के महीने भर तो अपन ने पढ़ लिया 8-10 घंटे दिन के, है ना। और फिर धीरे धीरे जोश ठंडा करते 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 फिर आ गए अपन लोग 0 मिनट्स पे। ये काम नहीं करना है। करना क्या है? करना ये है कि चाहे आप शुरू में 10 मिनट ही चालू कर लो पढ़ना, ठीक है। 10 से आप 20 पे चले गए, 30 पे चले गए, है ना। तो शुरू में 10-15 दिन अपनी जो गाड़ी है उसको धीरे धीरे गर्म करना है ना। आपने 30 मिनट्स पढ़ लिया, फिर 5-7 दिन आधे घंटे पढ़ा, उसके बाद आप 1 घंटे पे आ जाओ। इस तरीके से 15-20 दिन महीने भर में आपको स्पीड बढ़ा, मतलब अपना जो पढ़ाई के जो आवर्स है, टाइम है, वो बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कोई नहीं करेगा। अभी आपने स्टार्ट किया है और सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा अपना सिलेबस है, और एग्जाम की डेट्स भी कोई बहुत पास में नहीं है। तो आपको बहुत हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ाई करो। शुरू में 15-20 दिन आप बस चीज़ों को मैनर्ड तरीके से रखो, थोड़ा स्ट्रेटजी मेकिंग करो, और फिर अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे ग्रूम करना है। अब बात आ गई अपने टॉपिक्स पे, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ईएफएम। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ईएफएम के पूरे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एबीएसटी में अकाउंट्स वाले पोर्शन को छोड़ के जो स्टेट्स वाला पोर्शन है वो वाले जो भी 2-3 टॉपिक है वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि भाई अपने को डिजिटल बोर्ड मिल जावे, ताकि अपने को बहुत सारा लिखना नहीं पड़े। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चीजें बता दी जा सके। टाइम भी उससे बचेगा और क्लास की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इससे बेटर हो पाएगी। कोशिश करेंगे कि अ, हमें वो अवेलेबल हो जावे। अब बात करते हैं पढ़ाई के ऊपर। आपकी जो गाड़ी है ना वो लास्ट के टाइम पे गर्म होनी चाहिए, है ना। लास्ट का टाइम मतलब अगर मान लो आपका जून में एग्जाम है ना, तो लास्ट के 3 महीने या 4 महीने आपको भूत बनना है। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी लगभग मान लीजिए 1 साल पढ़ा है, तो शुरू में 2-1 महीने भूत बन जाते हैं या 20 एक दिन भूत बन जाते हैं। भूत बनने का मतलब
शुरू में बहुत पढ़ते हैं, ये भी ले आए, वो मैगजीन भी ले आए, ये करंट जीके के ये ले लिया, उसके लिए ये खरीद लिया, है ना। शुरू में नहीं करना ये काम। शुरू में तो आपको धीरे धीरे, जैसे गाड़ी का गियर होता है, पहले पहला डलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर टॉप गियर में गाड़ी जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, शुरू में ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। ना कोई बहुत सारी बुक्स खरीदनी है ना। बच्चे ले आते हैं कि सर इसकी बुक बता दो, उसकी बुक बता दो। अभी जैसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता लगा है कि भाई मैं फर्स्ट ग्रेड का बेच ले रहा हूँ, तो ऑफलाइन तो फिर भी बच्चे कम रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए बच्चों के बहुत सारों के फोन आते हैं। तो उनका पहला यही रहता है कि सर बुक कौन कौन सी बुक ले आवा, मैं कौन कौन सी बुक खरीदें। अब वो उनको मान लो मैंने बता दिया या कहीं और से बता दिया, वो 10-15 बुक्स ले आएंगे और वो वहीं पड़ी की पड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी लोड नहीं ले, सारा लोड मेरे को लेने दें आपके सिलेक्शन का, कि भाई सिलेक्शन कैसे करवाना है। क्योंकि 430 पदों में से भी अगर पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अगर सिलेक्शन नहीं करवा पाए, तो दोनों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है भाई, है ना। अपन तो स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल बच्चे की जिम्मेदारी है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा इतने सारे पदों में से कम मेरे काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हो। तो ये जो सिलेक्शन वाला लोड है कि कितना पढ़ाना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है, कौन सी बुक से पढ़ाना है, कौन से नोट्स पढ़ाने हैं, वो सारा लोड मेरे को ही लेने दे आप, है ना। आप खुद पे ज्यादा लोड नहीं रखे, बेसिक्स पे चले, पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करते रहे, पेपर 2 में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत हड़बड़ाहट है। बच्चा क्या हड़बड़ा जाता है और दूसरों को जज करता है ना। तो अपने को किसी को जज नहीं करना है कि इसको इतना आता है, उसको इतना आता है, इसने तो 2 साल से तैयारी कर रखी है ना। तो अगर भाई वो इतना इंटेलिजेंट होता तो उसका हो ही जाता पिछली बार। तो आपको नहीं देखना है, अगर आपके पास 6 महीने का समय है ना फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए, आपको कुछ भी नहीं आता, आप ढंग की जगह से पढ़ रहे हो, ढंग की चीजों से पढ़ रहे हो, तो 6 महीने में तैयारी हो जाती है बेटा, इतना ही है। तो जो ऐसे सोच रहे हैं, या ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो ऐसे कोई ना कोई अपना ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि अपना मन बहाना बनाता है ना, कि भाई इसको तो पहले से इतना आता है यार, ये तो 3 साल से तैयारी कर रही है। तो भाई वो 3 साल से इतनी होशियार होती तो उसका हो ही जाता। तो आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, आपका खुद का दम है, आपको खुद से मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पेपर दिया, हम लोग का पेपर था, तो जब हमने पेपर दिया ना, फर्स्ट पेपर जो हमारे सब्जेक्ट का था, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है कि 2 पेपर लगते हैं सब्जेक्ट के, दोनों में 150 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एग्जाम क्या होती है और सबकी सोच कैसे होती है ना। 150 क्वेश्चंस तो किसके होते हैं, सब्जेक्ट के 2 पेपर्स के। और राजस्थान जीके के उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जीके वाले पोर्शन में 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जब पेपर था, तो पेपर, ये जो राजस्थान जीके वाला पेपर है ना, ये आया था बहुत ही टफ। ठीक है, और सब्जेक्ट का पेपर 1 और सब्जेक्ट का पेपर 2, इसी वैकेंसी में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसी में भगवान के आशीर्वाद से और हमारी मेहनत से जो मेरे वाइफ है उनका भी सिलेक्शन हुआ, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, कॉमर्स में ही है ना। तो फर्स्ट पेपर आया तो 150 क्वेश्चंस उसमें थे। अब ये पेपर आया भैया एकदम इजी, या तो इजी आया है या हम बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, हमें बहुत इजी लगा। हमारा सेंटर दोनों का अलग अलग जगह पे था। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस में से फर्स्ट राउंड में मैंने लगभग 139 क्वेश्चंस कर दिए थे, है ना, फर्स्ट राउंड में। मैं मेरी जर्नी या मेरे बारे में बताने का सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि आप एग्जाम में, कोई भी घबरा सकता है, किसकी कितनी भी तैयारी हो, कोई भी घबरा सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया
अपने को कभी भी जज नहीं करना है, ना खुद को करना है ना किसी दूसरे को करना है। अपने को अपनी जो विवेक है, अपनी जो बुद्धि है, उसमें अपन जितना पढ़ के गए हैं उसके हिसाब से बेस्ट देना है बस। तो देखो 139 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में कर दिए। अब मन ऐसे उदास हो गया कि यार इतना इजी पेपर आया है, इसमें तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अब इतना पढ़ के जाने का फायदा ही क्या हुआ, है ना। मेरे को यही लगा कि बहुत इजी है ये तो। और जहां तक मेरी समझ थी 139 में से मुझे वहीं पे पता था कि मेरे कम से कम 135 तो सही है। कोई हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मेरे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, तो मेरे को ये पता था 135 तो यहीं सही हो गए। तो अब देखिए आप कि आदमी उल्टा कैसे सोचता है। अब यहाँ पे मेरे को खुश होना चाहिए था या दुखी होना चाहिए था? खुश होना चाहिए था ना। लेकिन जो परीक्षार्थी होता है ना, वो कई बार अच्छी चीज को भी नेगेटिव ले लेता है। अब मेरे ऐसे हो गया कि यार ये तो इतना इजी आ गया, तो मैं लोगों से आगे कैसे निकलूंगा? समझ रहे हैं बात को? तो मन ऐसे बहुत उदास हो गया। अब फिर मेरे पास ये 11 क्वेश्चंस बचे। अब मैंने क्या सोचा, यार अपने को ये 11 भी करने चाहिए, क्योंकि ये तो अपन तो लोगों के बराबर ही आ गए, इतनी तैयारी करके गए, खूब मेहनत करी एग्जाम के लिए। तो फिर मैंने ये पूरे 11 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए, पूरे 150 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है। उसके बाद फोन पे मेरी बात हुई उनसे, मेरी वाइफ से। तो हम लोगों ने साथ ही तैयारी करी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कितने किए? तो उन्होंने बोला मैंने तो 133 किए। तो मैंने उनको बोला कि अपने को 133 में कौन सिलेक्शन लेने देगा, आप पागल हो क्या, ये है वो है, मतलब 2-4 बातें उनको बोल दी कि ऐसे थोड़ी होता है, इतने इजी पेपर में तुम 133 ही करके आई हो। क्योंकि मैं थोड़ा हड़बड़ा गया था, है ना उस टाइम पे। उन्होंने वैसे अगर अपन देखेंगे तो 133 सही किए उन्होंने, गलत नहीं किए, लेकिन मैं घबरा गया। तो अब जिस आदमी ने इतने अच्छे क्वेश्चन करके भी जो घबरा सकता है, तो आप सोच लीजिए कि एग्जाम होता ही ऐसा है कि घबराहट अपने आप ही हो जाती है। फिर अपन जो यार क्या हो जाती, ये हो जाती, वो क्या सोचती, या अपन बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। तो जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, अपन उसका डर ले आते हैं। फिर उन्होंने 133 करे। फिर जब फाइनल हमने की भी मिलाई, तो उनके 133 में से 129 सही थे, है ना। तो मतलब अच्छा ही था स्कोर, कोई बुरा नहीं था। फिर सेकंड पेपर में मेरा उनको बोला हुआ था कि भाई आपने कम क्वेश्चन क्यों किए, इतना इजी पेपर आया है। फिर सेकंड पेपर जो आया वो थोड़ा टफ आया, है ना। और उसमें 5-7 क्वेश्चन गलत भी आए, है ना, एम्बिग्यूटी थी उनमें। अब उसमें जब क्वेश्चन आया तो मैंने तो किए 135। ठीक है। और उनका मेरा फोन पे बोला हुआ था पिछले पेपर में। अब वो मेरी बात मान के उन्होंने पूरे टेक दिए 150। तैयारी उनकी भी बहुत सॉलिड थी, लेकिन आप घबराने का मतलब एग्जाम का प्रेशर समझिए। यहां तो मैंने गलती करी कि अच्छा करके भी रो रहा हूं, और यहां उन्होंने गलती करी कि मैंने बोला था ज्यादा करने, लेकिन ये थोड़ी बोला था अगर जो क्वेश्चन गलत भी लग रहा है वो भी टेक देना। समझ गए? लेकिन वो क्या होता है उस टाइम पे, इतना प्रेशर होता है कि कितना ही आप पढ़ के जाओ कि माथा ऐसे थोड़ा खराब हो जाता है। अब फिर उन्होंने पूछा, भाई मैंने पूछा कितने किए, तो बोले मैंने तो पूरे कर दिए 150। और कितने आ रहे थे, तो वो बोले मेरे को 130 से प्लस तो आ रहे थे, और 10 एक क्वेश्चन में आइडिया था, और 10 क्वेश्चन में आइडिया भी नहीं था, ऐसे करके आई हूँ। फिर भैया मैंने उनको ये पूरे, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आया तब तक ये नहीं बता पाया मैं कि मैंने 135 ही करे थे, है ना। बहुत प्रेशर रहा, क्योंकि जब दो बंदे साथ में तैयारी करते हैं और एक दूसरे के इमोशंस जब जुड़े हुए रहते हैं, तो हम ऐसे हो गया कि फिर हमने मार्क्स वार्क्स मिलाए, तो उनके भी बहुत अच्छे नंबर थे, मेरे भी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन मेरे ज्यादा नंबर थे, काफी ज्यादा नंबर थे। तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू भी होता है 24 नंबर का, 24 मार्क्स का तो इंटरव्यू होता है, और ये 100 क्वेश्चंस के 50 नंबर का ये पेपर होता है, 75 नंबर का ये पेपर होता है, और 75 नंबर का ये पेपर होता है। जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें एक क्वेश्चन आधे ही नंबर का होता है।
असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो 75 75 50 200 नंबर तो ये हो गए, और 24 नंबर का हमारा हुआ था इंटरव्यू। ठीक है। अब मेरे काफी बढ़िया स्कोर था, और जिस तरीके से भाई कट ऑफ बच्चे निकालने लग जाते हैं इंटरव्यू से पहले कि इतनी ही जा सकती है वो है, तो मेरे तो इतने नंबर थे कि भाई मेरे इंटरव्यू में अगर अगला 0 भी देता, तो हालांकि रैंक तो नहीं आती फर्स्ट, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। मैडम के थोड़े कम थे, हालांकि उनके भी बढ़िया नंबर थे, लेकिन थोड़े कम थे। तो हम जब तक हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ तब तक हम मैं यही भगवान के आगे यही दुआ करता रहता था कि भाई मेरे चाहे भगवान इंटरव्यू में कम दिलवा देना, लेकिन इनके इंटरव्यू में नंबर बढ़िया आने चाहिए। क्योंकि एक गिल्ट जो है ना कि भाई यार मेरी वजह से 150 क्वेश्चन कराई, वो मन में हमेशा रहा है ना। तो फिर हमारा इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में उनके तो आए, मतलब उनके तो दिए, उनका जो बोर्ड था वो थोड़ा टफ थे, जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, नाम बताना तो उचित नहीं है यहाँ पे। तो उनके तो आए बहुत कम नंबर इंटरव्यू में, और मेरे नंबर आए बहुत ज्यादा। तो जो हम दुआ कर रहे थे उसका उल्टा हुआ, है ना। मैं तो यही चाह रहा था मेरे चाहे कम आ जाए, क्योंकि मेरे सिलेक्शन हो रहा था बिना नंबर, मतलब बहुत कम भी देता तो भी मेरा पक्का हो रहा था। लेकिन उनके मेरे से कम थे तो थोड़ा डर था कि कहीं रह नहीं जाए। लेकिन फिर भी भाई भगवान के आशीर्वाद से उनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर थे, तो फिर उनका हो गया सिलेक्शन। तो ये स्टोरी या ये कहानी बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि ये जो प्रेशर है ना, जिसने टॉप किया है वो भी फील करता है, जो फेल हुआ है वो भी फील करता है। प्रेशर सबके रहेगा, गलतियां भी सबसे होंगी। जो सबसे कम गलती करेगा, जो सबसे खुद पे ज्यादा विश्वास रखेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपन भगवान तो है नहीं, तो गलती तो सबसे होती है ना। भाई अब आप सोचिए, भाई एक बच्चा या एक लड़का 139 क्वेश्चन कर चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इतना बड़ा एग्जाम है। भाई राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब्स में तो सबसे बड़ा एग्जाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो फिर भी इतना घबराहट है कि यार दूसरों ने इतना कर दिया होगा, इसने इतना कर दिया होगा, फिर मैं आगे कैसे जाऊंगा या कैसे होगा। फिर कोई बंदी है जो इतनी स्ट्रांग तैयारी करके आई है, उसको भी सिर्फ भाई एक बार एक पोल पे ये बोलने से कि भाई क्वेश्चन ज्यादा करने हैं तो पूरे ही कर रहे हैं, तो डर तो देखो सबको लगता है एग्जाम में। गलतियां सबसे होती है। अब हमारा लक बोल दो या हमारी मेहनत बोल दो, ये अच्छा था कि भाई हमसे गलतियां तो हुई हमसे भी, लेकिन हमें काफी कुछ आता था, तो दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं आई। अब राजस्थान जीके में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि खूब पढ़े, लेकिन वो पेपर आया बहुत टफ। मेरा मैं क्या है कि थोड़ा सा मेरा कंपटीशन एग्जाम को लेके मैं हमेशा से सोचता हूँ कि क्वेश्चंस हमें 50-50 लग रहा है ना, तो क्वेश्चन हमें करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय होती है। जैसे कुछ टीचर्स तो ये बोलते हैं माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करवानी है ना। लेकिन आज के कंपटीशन के जमाने में अगर आप एकदम डर डर के क्वेश्चन करोगे कि मेरे को तो जितने आते उतने ही करके आऊंगा, तो मेरी सोच ये है कि आप एग्जाम में वहीं बाहर हो जाओगे जनरली। हालांकि इस बार तो हमारे 430 पद आए हैं, तो हमारे पास थोड़ी गलती करने का चांस है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कॉमर्स में अपने पास 60 पद आते, तो अगर आप सेफ खेलते, सेफ खेलने का मतलब कि जो आवा है वो ही कर शू, मैं तो 60 पदों में या 50 पदों में कहाँ सिलेक्शन होता है, नहीं होता है। तो मैं मेरी सोच बता रहा हूँ, और जो मैंने आज तक जो भी एग्जाम्स दिए हैं और जो भी मेरे को छोटी मोटी सफलता मिली है, अपने को क्वेश्चन का अंदाजा है ना कि ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, इन दो में से होगा, तो आपको मेरे हिसाब से रिस्क लेनी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि जब हम सेफ मोड पे चले जाते हैं ना, तो फिर अपन हर क्वेश्चन पे डाउट करने लग जाते हैं कि ना ओ भी कौन करूं, ओ भी कौन करूं। जैसे राजस्थान जीके में अब हमारे जो मैडम है उन्होंने तो क्वेश्चंस आए थे, है ना। हालांकि बहुत टफ पेपर था, जिन्होंने भी दिया उन सबको पता है। ये केवल कॉमर्स का नहीं था, ये तो सबका कॉमन आता है। तो उन्होंने क्वेश्चंस करे कितने, 52, 52 क्वेश्चंस किए, और 52 में से उनके सही कितने आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही थे, है ना। अच्छे ही सही थे, कम नहीं थे। लेकिन अगर वो ज्यादा करते क्वेश्चंस,
थोड़ा रिस्क और लेते तो उनके नंबर ज्यादा आते, कम नहीं आते इससे, है ना। तो वो तो अपन जब तैयारी करेंगे, काफी लंबा समय है, अपने को 5-7 महीने एक साथ रहना है, तो जो छोटी छोटी बातें वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा कि भाई अपने को किस अप्रोच से काम करना है ना। लेकिन हर बार पेपर एक जैसा नहीं आता, हर बार सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती, तो अपन एकदम रिजिड भी नहीं हो सकते कि ये ही करना है, ऐसे भी नहीं हो सकते। जैसे अभी मैंने आपको मेरी कहानी बताई कि देखो मैं इतने क्वेश्चन करके आया, इतने मेरे सही थे और ऐसे किया। अब आप इस चीज को दिमाग में डाल लो और आप अपनी एग्जाम में इंप्लीमेंट करो तो आप फंस सकते हो, सही है या नहीं है। क्योंकि सब पेपर अलग आते हैं, सब एग्जाम अलग होती है, सबकी तैयारी अलग होती है। बस ये बात बताने का ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी यही है कि देखो प्रेशर सबको, सबके आता है, डर सबको लगता है, तो अपने को उस प्रेशर की सिचुएशन में सही निर्णय लेना है। इस बार जैसे स्कूल लेक्चरर के बच्चों के पेपर इस बार जो पिछली वैकेंसी में हुए, उसमें फर्स्ट पेपर टफ आया बहुत, है ना। जो फर्स्ट जो आपका कॉमन पेपर आता है जीके वाला, तो कॉमर्स वालों के तो ज्यादातर यही रहा कि अगर फर्स्ट पेपर जिसके नंबर बन रहे हैं, क्वालिफाई किया है, तो वो शायद पास हो रहा है। ऐसे ही जैसे और भी कई सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है। अब हो सकता है पेपर फर्स्ट पेपर अगली बार बहुत इजी आ जाए, हो सकता है बहुत टफ आ जाए, तो अपने को तैयार रहना है दोनों पोजीशंस के लिए। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, जब पेपर आएगा ना और अगर आप सॉलिड तैयारी करके गए हो, तो आपको खुद को ही एनालिसिस अंदाजा लग जाएगा कि मेरे को कितने का अटेम्प्ट करने हैं। आदित्य जी के बोलने से या फलानी जी के बोलने से कभी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। अपन यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं करना है। आपकी तैयारी अगर सॉलिड होगी ना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि देखो मैं इतना पढ़ के आई हूँ, इतना मैंने मेहनत करी है, और मेरे को इतने का आ रहे हैं, तो जनता को कितने का आएंगे। तो ये पता उसी को लगेगा जिसकी तैयारी सॉलिड है। अब जिसकी तैयारी वीक है, उसको तो देखो कुछ पता नहीं लग सकता, उसके लिए तो सारे ही क्वेश्चन टफ है। तो आप अपने आप पे विश्वास करके ढंग से तैयारी करोगे ना, तो आप पेपर देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कितने करने चाहिए, कंपटीशन में मैं कैसे रहूंगा, कितने क्वेश्चंस मेरे को होंगे। बाकी मेरा जो विश्वास है वो ये है कि कॉमर्स वाला जो पेपर बेटा तुम्हारा आएगा ना, चाहे वो कैसा ही टफ बना ले, लेकिन आप अगर अच्छा पढ़ के गए हो तो 140 प्लस क्वेश्चंस आपके आराम से सही चले जाएंगे, है ना। ये मेरे को पक्का विश्वास है कि अगर कॉमर्स का पेपर टफ भी बनाता है अगला, उससे जितना बनता है उतना टफ भी बनाता है, तो आपके ये इतने क्वेश्चंस आप सही बना दोगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्योंकि उसके पास पेपर बनाने वाले पास भी कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है कि वो हर कितना टफ पेपर बना दे, नहीं बना पाएगा कॉमर्स में। ठीक है, अपन सब कुछ कवर करेंगे, आपको प्रेशर को झेलते रहना है और अपने हिसाब से तैयारी करनी है। किसी के ज्ञान सबसे थोड़ा थोड़ा ले लो, लेकिन चलाना है अपने हिसाब से कि भाई मेरा ऐसा सेट होता है मामला, तो उस हिसाब से करोगे तो आपका मामला बैठ जाएगा आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पद इतने सारे हैं कि आप छोटी मोटी कोई एग्जाम वाले दिन हल्की फुल्की गलती हो भी जाएगी तो भी बर्दाश्त वाली चीज है वो। तो अपने को बोर्ड वाला अपना जैसे व्यवस्था हो जाती है ना, तो अपन जैसे पेपर्स भी जो आए हुए हैं, जो जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उस वाले जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, या नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजीसी के में, या और कोई कंपटीशन एग्जाम में कॉमर्स के में, जो जो क्वेश्चन उस टॉपिक के आए हुए हैं मैं वहीं पे आपको स्लाइड्स में दिखा दूंगा और वही पीडीएफ वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। अब देखो अपन एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, थोड़ा ही बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। स्टेट्स में मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भैया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये टॉपिक एबीएसटी वाला जो कल अपन ने सिलेबस लिखा था,
उसमें स्टेट्स वाले पोर्शन का ये टॉपिक है, और ये टॉपिक आपके स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर में भी है शायद। फर्स्ट पेपर का जो स्टेट्स का सिलेबस देखोगे ना, वहां भी आपको ये टॉपिक दिख जाएगा। तो वहां भी आपको इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ भी, क्योंकि अपने कॉमर्स के सिलेबस में भी है, तो दोनों जगह आपको इसको पढ़ने का मौका मिलेगा। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। कुल मिला के इसको मैं सब आसान भाषा में बोलूं तो ये है एवरेज निकालने का टॉपिक। किसका टॉपिक है? एवरेज या औसत। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मतलब औसत या एवरेज निकालना। केंद्रीय का मतलब तो तुम्हें पता है, सेंट्रल, बीच वाला। तो एवरेज भी तो बीच वाला ही होता है ना। जैसे आपके नंबर आए 100, मेरे नंबर आए 50, तो एवरेज क्या होगा? दोनों का बीच का मामला, तो कितना हो गया? 75, 75। तो केंद्रीय मतलब भी क्या होता है? सेंट्रल, औसत। तो भैया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब है औसत निकालने के तरीके। एवरेज केवल ऐसा नहीं है एक ही मेथड है एवरेज निकालने का, एवरेज निकालने के कई मेथड्स होते हैं। वो सारे मेथड्स ही किस में आते हैं? इस टॉपिक के अंदर हमें को पढ़ना पड़ता है। तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मैन कौन कौन से अपने को मेथड्स पढ़ने हैं। एक तो आएगा मीन। मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य। दूसरी आएगी मीडियन। मीडियन जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। और एक आता है मोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ठीक है। अब देखो मीन जो होता है, माध्य जो होता है, वो मेनली 3 तरीके का होता है। माध्य कितने तरीके का होता है? 3। माध्य में ए, बी और सी करके मैं लिख देता हूं, या आप रोमन में 1 2 3 लिख देना। ए मतलब है एम, मतलब अरिथमेटिक मीन। कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन। एक होता है जीएम, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। और एक होता है एचएम, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है अंक गणितीय माध्य। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या होगा? अंक गणितीय माध्य। ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य। कौन सा? गुणोत्तर माध्य। और एचएम मतलब हार्मोनिक मीन, मतलब होता है हरात्मक माध्य। ठीक है, इसको बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। ये है अपना गुणोत्तर माध्य। और ये होता है हरात्मक माध्य। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर आगे अपने पास मीडियन। मीडियन के कोई टाइप नहीं होते, लेकिन मीडियन के जैसे 2 3 माध्य, या सॉरी 2 3 मीजर्स और होते हैं मीडियन के जैसे। मीडियन का क्या नाम है? माध्यिका। माध्यिका का मतलब बीचों बीच जो होती है। जैसे ये एक सीरीज है, मैं वैसे पूरा विस्तार से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई अपने को इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। माध्यिका का मतलब होता है कोई सीरीज है, उसके बीचों बीच कोई वैल्यू जो होती है ना, उसको बोला जाता है माध्यिका। क्या बोला जाता है? माध्यिका या मीडियन। अब माध्यिका के जैसी
इसकी बहन बोल दो या इसका भाई बोल दो, 2-3 और होते हैं इसके परिवार में आदमी, मादिका जैसे ही होते हैं वो। और मादिका में जो प्रॉपर्टीज होती है, मादिका के जो गुण होते हैं, लगभग वही गुण उनमें भी होते हैं। तो मादिका के जैसा एक होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक होता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक। क्या बोलते हैं? चतुर्थक। और मादिका के जैसे ही और क्या होता है? डेसाइल, DECILE, डेसाइल मतलब दसमक। और एक और होता है जिसको बोलते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है शतमक। ठीक है, तो ये माध्यिका के जैसे ही होते हैं, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी के मीजर्स में वाले टॉपिक में अपने को पढ़ने होते हैं। जैसे माध्यिका का काम क्या है? किसी भी सीरीज के बीचों बीच वाला जो वैल्यू होता है वो माध्यिका होता है। मध्य में, नाम से पता लग रहा है ना, मिड मिड मिड। अब क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को 4 भागों में बांटता है। माध्यिका बीचों बीच है तो कितने भागों में बांटेगी? 1 और 2। माध्यिका कितने भाग में बांटती है? 2 भागों में, क्योंकि बीचों बीच है। क्वार्टाइल जो होते हैं वो 3 होते हैं, 1, 2 और 3। तो ये किसी भी सीरीज को कितने भागों में बांटेंगे? 1 में, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वार्टाइल होते तो 3 है, लेकिन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सीरीज को? 4 में। तो 3 होते हैं, तो इस पहले क्वार्टाइल को बोलते हैं Q1, दूसरे को बोलते हैं Q2, तीसरे को क्या बोलते हैं? Q3। ऐसे ही क्वार्टाइल के आगे डेसाइल। डेसाइल क्या करेगा? किसी सीरीज को कितने भागों में बांटेगा? 10 में। और होंगे कितने? 9। 9 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे डेसाइल। और ऐसे ही परसेंटाइल कितने भागों में बांटेगा? 100 भागों में, दसमक शतमक 100 में। और होते कितने हैं ये? 99। जैसे मैं तुम्हें फिर बताऊं, माध्यिका 1 होती है या 2 होती है? 1, क्योंकि बीचों बीच तो एक ही वैल्यू आएगी ना, लेकिन कितने पार्ट्स में तोड़ती है? 2 में। माध्यिका होती 1 है, लेकिन कितने भागों में बांट देती है? 2 में। ऐसे ही क्वार्टाइल होते कितने हैं? 3, Q1, Q2 और Q3, लेकिन उस सीरीज को कितने भागों में बांटते हैं? तो जितने में बांटते हैं ना, उसका नाम है चतुर्थक, मतलब 4 में बांट देते हैं। ऐसे ही डेसाइल, डेसाइल D1 से लेके कहां तक होते हैं? D9 तक। तो होते कितने हैं ये? 9। कितने भागों में बांटते हैं? 10। ऐसे ही परसेंटाइल होते कितने हैं? 99, लेकिन कितने भागों में बांट देते हैं? 100। तो इसलिए ये चारों जो है ना, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के बंदे हैं ये चारों। इनके बारे में अपने पूरा अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया अपने को होना जरूरी है। मीडियन बीचों बीच होगी, एक ही होगी या मीडियन 2 होगी? एक ही होगी। कितने भागों में बांटेगी? 2 में। चतुर्थक या क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? 3। कितने भागों में बांटते हैं? 4। दसमक होते तो 9 है, लेकिन कितने भागों में बांटते हैं? 10 में। और है ना परसेंटाइल या शतमक, होते तो 99 है, लेकिन कितने भागों में बांटते हैं? अब आप देखिए यहां पे, ये मीडियन बीचों बीच है ना, ये वाली, ये मीडियन ही तो है जो बीचों बीच होगी। अब आप क्वार्टाइल देखो, क्वार्टाइल का मतलब चतुर्थक। अब ये दूसरा क्वार्टाइल है, इन दोनों को तो भूल जाओ आप, Q1 और Q3 को। तो आप ये बात बताओ, ये दूसरा क्वार्टाइल है, ये बीचों बीच है या नहीं है? भाई आप इन दोनों को भूल जाओ, इसने बीचों बीच आया या नहीं आया? ये सेकंड क्वार्टाइल। भाई Q1 और Q3 हटा दो एक बार यहां से, केवल इसको ध्यान में दो। तो इस सीरीज को 2 भागों में बांट रहे हैं ना ये। तो सेकंड क्वार्टाइल जो होता है वो किसके बराबर होता है? मीडियन के ही बराबर होता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल भी कितने भागों में बांटता है सीरीज को? 2 में। और मीडियन भी कितने में बांटती है? 2 में। इसका मतलब मीडियन बराबर किसके होती है? फर्स्ट क्वार्टाइल के या सेकंड के या थर्ड के? सेकंड के। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? ऐसे ही
जब हम क्वार्टाइल के बाद में बात करें डेसाइल की, तो डेसाइल D1 से लेके कहां तक होते हैं, D9 तक। तो बीचों बीच कौन सा डेसाइल होता है बताओ, पांचवा, D5। वो बीचों बीच होगा या नहीं होगा भाई? 5 से 4 आगे इधर, 6 7 8 9 और 4 पीछे, 1 2 3 4, तो पांचवा बीचों बीच हुआ या नहीं हुआ? तो क्या पांचवा डेसाइल किसके बराबर होता होगा, मीडियन के। तो हम यहां लिख देंगे मीडियन बराबर होती है Q2 के या किसके, D5 के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं परसेंटाइल, तो भैया परसेंटाइल कितने भागों में बांटता है, मैं इधर बना रहा हूं इसको 100 भागों में। तो P1 से लेके कहां तक चलेंगे, P99। बीचों बीच कौन सा होगा, P50, P50। तो P50 ये बीचों बीच होता है। तो क्या P50 मीडियन के बराबर होता है या नहीं होता? 50वां परसेंटाइल किसके बराबर होता है, मीडियन के। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भैया आप मीडियन बोलो, चाहे Q2 बोलो, चाहे D5 बोलो, चाहे P50 बोलो, एक ही बात है। क्योंकि ये सब के सब क्या होते हैं, बीचों बीच होते हैं। किसी भी सीरीज में सबके सब कहां होंगे, बीचों बीच। इट मीन मीडियन इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डेसाइल इज इक्वल टू 50 परसेंटाइल। मीडियन का काम या इसके परिवार के जो 3 4 बंदों का काम ही है बांटना। क्या है काम, बांटना। इसीलिए मीडियन और मीडियन के परिवार के मेंबर्स को हम पार्टीशन वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज हिंदी में मैं बोलूं तो इनको बोलते हैं विभाजन, विभाजक मूल्य। विभाजक मूल्य बोला जाता है इनको, क्योंकि नाम ही क्या है, पार्ट में बांटना, बांटना, इसलिए इनका नाम है पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यूज केवल मीडियन है या ये सारे ही हैं, सारे ही हैं। मतलब सारे का मतलब मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, ये चारों क्या बोले जाते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। क्योंकि मीडियन 2 भागों में पार्ट कर देती है, क्वार्टाइल 4 भागों में पार्ट कर देती है या 4 हिस्सों में तोड़ देती है। ऐसे ही डेसाइल 10 हिस्सों में तोड़ देती है और परसेंटाइल 100 में तोड़ देती है भैया। फिर उसके बाद अपने पास आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज निकालने के मेथड्स। उसमें आता है मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार हो, वो क्या होती है, मोड। बहुलक, नाम से ही पता लग रहा है, बहुलक जो बहुत बार है, जो सबसे ज्यादा बार है, वही क्या होगा, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, इसकी क्या खास बातें हैं, इसके क्या फॉर्मूले भी लगते हैं या नहीं लगते, वो सब अपन पढ़ते रहेंगे भाई, आगे की क्लास में पढ़ना ही है हमें। लेकिन ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आए, वही क्या होता है, बहुलक। तो मैं जैसे तुम्हें एक इजी सा क्वेश्चन एग्जांपल बता दूं कि जैसे ये है, ये एक क्वेश्चन है 5 2 1 2 5 1 2 2 4। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बहुलक कितना है, 2। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए या जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वही क्या होता है, बहुलक। अब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं और इनके छोटे मोटे थ्योरी के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो मैं तुम्हें एकदम क्लियर कर देता हूं भैया, सरल सा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा और जो हार्ड है ना वो भी बताऊंगा। क्योंकि चाहे कोई कितना ही बोल ले तुम्हें, कोई भी टीचर, कि इस बार पेपर ऐसा आएगा, है ना, पिछली बार ऐसा आया था तो इस बार ऐसा आएगा, नहीं भैया, है ना। अब जैसे मैं, मेरे फर्स्ट रैंक आ गई तो मैं तुम्हें बोलूं अब इस बार ऐसा आएगा, तो नहीं भैया। अगर मैं ईमानदार हूं ना तो मैं ये बोलूंगा बेटा मुझे भी नहीं पता कि पेपर आएगा कैसा,
लेकिन मुझे इतना पता है कि अपने को पढ़ना ऐसा है कि एकदम सरल आ जाए तो भी अपन सेलेक्ट हो जाए, और भयंकर भी आ जाए तो भी अपने को सेलेक्ट होना है, ये ध्यान रखना है। तो जो बेसिक बेसिक बातें वो भी अपने को करनी है, और थोड़ा एडवांस भी पढ़ना है। जो सिलेबस में है ना उसमें एडवांस पढ़ो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है उसमें अपन पीएचडी कर रहे हैं तो वो बहुत बुरी बात है भैया। ठीक है, तो इसमें अपन थ्योरी के भी मैटर पढ़ने पड़ेंगे और इसमें प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस अपने को करने पड़ेंगे, लेकिन हमें पहले ये याद रखना है, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये टॉपिक एवरेज निकालने का ही टॉपिक है। क्या निकालने का टॉपिक है, एवरेज, औसत। इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं और इसको सेंट्रल लोकेशन भी बोलते हैं, सेंट्रल लोकेशन। केंद्रीय प्रवृत्ति, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है, एवरेज एवरेज एवरेज। अब देखो भैया औसत निकालने के कई तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो मीन, मोड, मीडियन। मीन कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, एएम, जीएम, एचएम। एएम मतलब अंक गणितीय माध्य, मतलब अरिथमेटिक मीन। जीएम मतलब गुणोत्तर माध्य। एचएम मतलब हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। फिर आ गई माध्यिका, मीडियन। मीडियन के भाई बहन है क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। मीडियन के और मीडियन के भाई बहनों को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। फिर अपने पास मोड है, मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम पढ़ते जाएंगे आगे। फॉर्मूले कब काम आएंगे, कब हम सीधे निकाल सकते हैं, वो पढ़ने हैं। मीडियन किसके बराबर होती है, कौन से क्वार्टाइल के बराबर होगी, सेकेंड क्वार्टाइल। और डेसाइल के किसके बराबर होगी, 5वें। और परसेंटाइल के किसके बराबर होगी, 50वें। क्योंकि ये सब के सब, ये जो है ना 1 2 3 4, ये चारों किसी भी सीरीज को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, बीचों बीच होते हैं चारों। भाई P50 देखोगे तो ये भी बीचों बीच है, D5 भी बीचों बीच है, Q2 भी बीचों बीच है, और मीडियन भी बीचों बीच रहती है। अब देखो एक बात और अपने को नोट करनी है, मीडियन और मोड जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये स्थैतिक माध्य होते हैं। कौन से माध्य होते हैं, स्थैतिक माध्य, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो पोजिशनल एवरेज। क्या बोलूंगा, पोजिशन। आपको इंग्लिश वर्ड भी लिखना चाहिए, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द लिख लेना भाई। पोजिशनल, पोजिशनल एवरेज किनको बोला जाता है, नोट डाल के लिख लो आप ये वाली बात। मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। माध्यिका और बहुलक को स्थितिक माध्य भी बोला जाता है। माध्यिका और बहुलक को पोजिशनल एवरेज या स्थितिक माध्य भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको बताया नहीं, ना ही आपने मेरे से पूछा। तो क्यों बोला जाता है, इसका उत्तर भी, इसका आंसर भी अपन जब आगे पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को तो वहां निकल के आ जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए। हाँ, हाँ, वो अपन पढ़ेंगे तो मैं अभी बताऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि भाई क्या इसलिए। और ये ध्यान रखना, मैंने मीडियन लिखा है ना, तो मीडियन के नीचे छोटा छोटा Q, D और P भी लिख देना। ये भी हो, मतलब मीडियन और मीडियन की फैमिली सारी आ गई इसके अंदर, और बहुलक आ गया। मतलब माध्यिका, चतुर्थक, दशमक, शतमक और बहुलक, इन सबको क्या बोला जाता है, पोजिशनल एवरेज। इन सबको ही क्या बोला जाता है, पोजिशनल एवरेज। जबकि बच गया ये कौन, मीन। मीन मतलब माध्य, ये पोजिशनल एवरेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मैं जब इनको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा भाई, आप टेंशन नहीं ले। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए अपने को यहीं लिख लेनी चाहिए इस बात को। अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि सर एवरेज निकाल रहे हैं तो ये इतने तरीके क्यों।
एवरेज निकालने के इतने तरीके क्यों? तो भैया अपन कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अब किसी को चाय बनानी है तो चाय बनाने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं, उसी तरीके से एवरेज निकालने के भी ये तरीके हैं। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, कोई जगह मीन काम आता है, कोई जगह मीडियन काम आती है, कोई जगह मोड काम आता है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब एक बाप के 5-4 बेटे हैं ये, समझ में आ गई? तो जब जिसकी जरूरत होगी तब वो वाला काम आएगा, जब मीन की जरूरत होगी तो मीन निकालना पड़ेगा, है ना? तो हम सब प्रश्नों में, जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। जैसे आप में से कोई भी बच्चा, जैसे मान लो नवलगढ़ का है या मान लो कि जयपुर जाता है, तो आप जयपुर यहां सीकर से जयपुर जाओ या मान लो चूरू से जयपुर जाओ, तो मान लीजिए जैसे चूरू से जयपुर 100 किलोमीटर है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि ज्यादा है, और जयपुर से चूरू भी कितना हो गया? 100। अब आप जाते टाइम पे तो गए कितने की स्पीड से? 50 की स्पीड से, और आते टाइम आए आप 60 की स्पीड से। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो गए और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप वापस आए। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो क्या होगा? 50 और 60 का क्या निकाल दोगे? एवरेज तो कितना आएगा? 55। लेकिन ये गलत उत्तर है। क्या है? गलत। क्योंकि जब एवरेज स्पीड निकालते हैं ना हम लोग, तो तुमने जो बताया ना मुझे 50 और 60 की स्पीड से गए तो आंसर आ गया 55, तो तुमने तो निकाल दिया एएम। क्या निकाल दिया? एएम, अरिथमेटिक मीन। जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, जो तुम बचपन में सीख के आए हो, वो एएम ही है, कि जितने भी नंबर है उनको जोड़ लो और डिवाइड कर दो। लेकिन हर जगह एएम नहीं लगता। जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी रहती है तो एएम की जगह क्या लगता है भैया? एचएम लगता है। क्या लगता है? हार्मोनिक मीन। तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा? हार्मोनिक मीन का। अब आपको फॉर्मूला नहीं आता, वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं है। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया था कि आपको पता हो कि भैया हर क्वेश्चन में एक जैसा मीन नहीं लगता, जहां जिसकी जरूरत होती है वो लगता है। ये भी एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है कि भैया कोई रेलगाड़ी या कोई ड्राइवर गाड़ी लेके 100 की स्पीड से तो जयपुर गया और 200 की स्पीड से वापस आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। तो जल्दबाजी में अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितने निकाल देंगे? 150, जो कि गलत है, क्योंकि हमने 150 क्या निकाला है? एएम निकाला है। जबकि एवरेज स्पीड वाले मामले में कभी भी एएम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एचएम। तो अब एचएम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी होगा सीखेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपने को सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक में मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मीडियन पढ़नी है। मीन के कितने टाइप्स हैं? एएम, जीएम, एचएम। और मोड के कोई टाइप वाइप नहीं है। मीडियन जो होती है उसके फैमिली में 2-4 बंदे और होते हैं। कौन कौन होते हैं? मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। मीडियन और इसके परिवार वालों को सबको मिला के क्या बोलते हैं? पार्टीशन वैल्यूज। पोजिशनल एवरेज कौन कौन से हैं? एक तो मीडियन और उसके परिवार के बंदे, और एक मोड। समझ आ गई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भैया। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपन करेंगे, आगे का मामला कल पढ़ते हैं। ठीक है।